PHP में आज हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन। शिवम, वेरी गुड। चलिए डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एन एक्सेप्शन? An exception is an object that describe an error or unexpected behavior of PHP script. Exceptions are thrown by many PHP functions and classes. So user-defined functions and classes can also throw exceptions. So exceptions are a good way to stop a function when it comes across data that it cannot use. So throwing an exception, the throw statement allows a user-defined function or method to throw an exception. When an exception is thrown, the code following it will not be executed. If an exception is not caught, a fatal error will occur with an uncaught exception message. Let's try to throw an exception without catching it. So जैसे कि हमने यहाँ पर अपना एक एग्जांपल बनाया 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2. Now let's see what happens when we call this function with a division by 0 condition. The result will look something like this. तो एक बार ज़रा नज़र डालेंगे इसके ऊपर. VS कोड करेंगे यहाँ से ओपन और इसमें अपनी लोकेशन को लोकेट करा लेंगे. ये हमारा रिएक्ट वाला खुला हुआ है. इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा PHP वाले फोल्डर के अंदर. यहाँ से ओपन करेंगे अपनी लोकेशन. एडवांस एक्सेप्शन. ये देखिए. तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया हुआ है इसका नाम है डिवाइड वन. अब हमने यहाँ पर इसका नाम डिवाइड वन क्यों रखा है? क्योंकि अगर मैं आगे कोई और फंक्शन बनाऊंगा तो उसका नाम मैं डिफरेंट रख पाऊंगा. तो एक फाइल में एक नाम का एक ही फंक्शन होता है, मल्टीपल फंक्शन आप नहीं बना सकते. जावास्क्रिप्ट से ये चीज़ हमें क्लियर है बहुत अच्छे से. अदरवाइज फंक्शन आपस में क्लैश करते हैं. सो फंक्शन डिवाइड वन जिसमें दो पैरामीटर हमने सेट किए हैं $x एंड $y. यहाँ हमने डिफाइन किया है इफ y की वैल्यू अगर 0 है तो एक एक्सेप्शन वहाँ पर थ्रो होना चाहिए. क्या है यहाँ पर? थ्रो न्यू एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0 एरर एल्स रिटर्न करो x डिवाइडेड बाय y. सो यहाँ पर हम चेक करें 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2. ठीक है. तो यहाँ पर हमें इसका जो आउटपुट है वो रिटर्न हो जाएगा. ठीक है. तो जरा यहाँ पर एक नज़र डालिए. एक्कोज हमने किया है. क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 2. ठीक है. यहाँ पर 2 इक्वल्स 2 ये हमें इस फंक्शन से रिटर्न आ रहा है. ये वाला जो हमारा है क्या आउटकम बचा. तो अगर आप इसको कोड को देखना चाहते हो तो ये वो कोड है. और अगर आप इसको ब्राउज़र पर देखना चाह रहे हो तो फिर उसके लिए आप अलग तरीके से इसको जो हम लोग उसमें डिफाइन करते हैं बेसिकली अपना क्या बोलते हैं टेक्स्ट एरिया उसमें लिख सकते हो. फिर आता है द ट्राई कैच स्टेटमेंट. अब मान लीजिए कि मैं अगर इसको 0 से डिवाइड कर दूं तब देखो उस कंडीशन में आपका एक्सेप्शन काम करेगा. ये वही तो हमें देखना है. तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4 को 0 से डिवाइड. अभी हमें यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखने के लिए मिलना चाहिए. ये देखिए फैटल एरर अनकोट एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0 एरर. ठीक है. तो ये आपका एरर इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा आपको. और अगर एरर नहीं होगा तो ये इस तरह से आपको रिटर्न आएगा. बात करते हैं नेक्स्ट ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक स्टेटमेंट. इसमें क्या होता है कि जो हमें इतना लेंदी एरर आ रहा है उसको हम रिफाइन करके यूज़र को बहुत शॉर्ट में दिखाना चाह रहे हैं. To avoid the error from the example above, we can use the try catch statement to catch exceptions and continue the process. Show a message when an exception is thrown. जैसे कि
जो एरर आया था वहाँ पर अगर मैं 4 डिवाइडेड बाई 0 करता हूँ तो वहाँ पर आ जाए अनेबल टू डिवाइड, इस तरह से। तो so a message when an exception is thrown unable to divide, the catch block indicates what type of exception should be caught and the name of the variable which can be used to access the exception. So in the example above, exception is exception and the variable name is $e। यहाँ आएंगे, नज़र डालते हैं इसके ऊपर। तो मैं इस कोड को यहाँ से एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये देखिए कुछ इतना बड़ा इस तरह से एक एरर आपको बना के देता है ना। सही होगा तो आपका आउटपुट इस तरह से रिटर्न आएगा ऊपर, जैसे 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स। और अगर हम हमारे इसमें हम 4 को 0 से डिवाइड करते हैं तो इस तरह से आपको एरर थ्रो करता है। तो ट्राई कैच में हमने क्या किया, यहाँ पर अगर हम 4 को 0 से डिवाइड करें तो हमने इसको कैच करके वहाँ पर एक मैसेज निकाला, जो इतना बड़ा फैटल एरर आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है इसके रिप्लेसमेंट में, कि मैं एक छोटा सा एरर बना दूँ अनेबल टू डिवाइड रादर देन दिस। तो ये देखो इतने छोटे से में आपका कंप्लीट हो जाता है कि भी क्या, अनेबल टू डिवाइड। तो 4 को 0 से, जो 0 को 4 से 4 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो तो एक्सेप्शन को आप फायर करके अपना कस्टम मैसेज एंड यूजर को दे सकते हो। निशांत। नेक्स्ट आता है try catch and finally block statement. Try catch finally statement can be used to catch exceptions. Code in the finally block will always run regardless of whether an exception was caught. If finally is present, the catch block is optional. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं show a message when an exception is thrown and then indicate that the process has ended. So इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा फंक्शन नंबर 4 है, एक 2 पैरामीटर है। हमने यहाँ पे लिखा अगर y की वैल्यू 0 है तो आपके एक्सेप्शन फायर होनी चाहिए, डिवीजन बाय 0 एरर, और एल्स आपका ये डिवाइड हो जाना चाहिए। हमने यहाँ पर ट्राई किया एको डिवाइड 4 हमारा फंक्शन नेम है, दोनों की वैल्यू क्या 4,0। तो हमने इसको कैच किया एक्सेप्शन को और हमने यहाँ पर लिख दिया अनेबल टू डिवाइड, और फाइनली प्रोसेस इज कंप्लीट हमारा रिटर्न आना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं अनेबल टू डिवाइड यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगर हमारा ये 4 2 से डिवाइड हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको 2 रिटर्न आएगा और आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो यहाँ देखो अनेबल टू डिवाइड आ रहा है, प्रोसेस कंप्लीट, और यहाँ पर क्या आ रहा है 2 और प्रोसेस कंप्लीट। तो ये था अगर 4 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये था अगर हम लोग 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। Exception object. The exception object contains information about the error or unexpected behavior that the function encountered. So new exception जैसे कि message, code, previous, यहाँ पर हम लोग 3 चीज़ें यूज़ करेंगे इसमें, और ये तीनों ही चीज़ें जो है वो आपकी क्या है, प्रीडिफाइंड है इसके अंदर। ठीक है। सो मैसेज का काम क्या होता है, ये ऑप्शनल होता है। A string describing why the exception was thrown. Code. This is again also optional. An integer that can be used to easily distinguish this exception from other of the same type. Previous. This one also optional. If this exception was thrown in a catch block of another exception, it is recommended to pass that exception into this parameter. Next, methods. When catching an exception, the following table shows some of the methods that can be used to get information about the exception. So पहला मेथड क्या है, get message। डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, returns a string describing why the exception was thrown। सेकेंड वन है get code, returns the exception code। थर्ड get previous। If the exception was triggered by another one, this method returns the previous exception. If not, then it returns
null. Next है get file, returns the full path of the file in which the exception was thrown, and get line returns the line number of the line of code in which through the exception. So output information about an exception that was thrown. तो जैसे exception thrown in, हम यहाँ पर एरर को ढूंढ रहे हैं कि किस फाइल में है, किस लाइन में है, इस तरह से आपको पूरा पता चल जाएगा इसमें. तो आइए यहाँ पर इस एग्जांपल में और लास्ट पर मूव करेंगे. तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फंक्शन अपना बनाया है जिसका नाम है डिवाइड 6 और दो पैरामीटर है x और y. अगेन हम सेम चीज़ यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं और हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि भाई 4 और 0 x और y को डिवाइड करो. तो 4 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो उस केस में हमारा एक एक्सेप्शन यहाँ पर बनता है कि भाई अगर y की वैल्यू 0 है तो डिवीजन बाई 0 एरर होना चाहिए. तो हमने एक्सेप्शन को यहाँ पर कैच किया. इसके अंदर हमने लिखा कोड और गेट कोड. तो गेट कोड बेसिकली मुझे ये बताएगा यहाँ पर, जो हमने इस फाइल में देखा भी इधर, कि भाई रिटर्न्स द एक्सेप्शन कोड. तो आप यहाँ देखो गेट कोड में आपको वो कोड नीचे मिल जाएगा. फिर आता है मैसेज. मैसेज के केस में क्या होगा, यहाँ पर रिटर्न्स अ स्ट्रिंग डिस्क्राइबिंग व्हाई द एक्सेप्शन वाज थ्रोन. तो आप यहाँ देख पाएंगे नीचे. तो एक्सेप्शन थ्रोन इन फाइल, इन दिस फाइल ऑन लाइन नंबर 199, कोड 0, एरर क्या है, डिवीजन बाई 0 एरर. और उसके बाद में आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, जो कि फाइनली में हमने लिख के डाला हुआ है इधर. ठीक है. तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एरर जो आया है वो लाइन नंबर 199 में हमें थ्रो हो रहा है यहाँ पर, इधर 199. तो ये होता है आपका PHP में एरर को पकड़ने का तरीका. तो ये सेम जावास्क्रिप्ट में भी होता है कि वहाँ पर भी आप ट्राई और कैच की हेल्प से एरर को जो कंसोल में आता है उसको फ्रंट एंड पर रिट्रीव कर सकते हैं. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे PHP के अंदर लूप, उस ऊप्स. ठीक है. तो आते हैं ऊप्स के अंदर. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऊप्स क्या होते हैं और इसको सर्वर से रन करो. OOPS stand for Object Oriented Programming. So from PHP 5 you can also write PHP code in an object oriented style. Object oriented programming is faster and easier to execute. So PHP, what is OOPS? OOPS stands for Object Oriented Programming. Procedural programming is about writing procedure or function that perform operations on the data, while object oriented programming is about creating objects that contain both data and functions. So object oriented programming has several advantages over procedural programming. OOPS is faster and easier to execute. OOPS provide a clear structure for the program. OOPS help to keep the PHP code dry, यानी कि do not repeat yourself again and again, and makes the code easier to maintain, modifying and debug. OOPS makes it possible to create full reusable application with less code and shorter development time. Tip: the do not repeat yourself principle is about reducing the repetition of code. You should extract out the code that are common for the application and place them at a single place and reuse them instead of repeating it. So PHP, what are classes and objects? So classes and objects are the two main aspects of object oriented programming. So look at the following illustrations to see the difference between class and object. So हमारे पास क्लास है जिसका नेम है फ्रूट. ऑब्जेक्ट जैसे कि एप्पल, बनाना एंड मैंगो. अनदर एग्जांपल से समझ सकते हैं जैसे कि हमारे पास कार एक क्लास है और उसके अंदर वॉल्वो, महिंद्रा, होंडा, ये हमारे उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं. सो
A class is a template for objects, and an object is an instance of a class. So when the individual objects are created, they inherit all the properties and behaviors from the class, but each object will have different value for the properties. तो oops आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हो, और जिन्होंने रिएक्ट किया हुआ है उन्होंने वहाँ पर क्लास फंक्शंस बनाए हैं वहाँ पर, और क्लास के अंदर हमने इसका यूज़ करके देखा है, बट रिएक्ट वगैरह के अंदर अगर देखा जाए तो क्लास का यूज़ नहीं किया जाता है। बट 2000 सॉरी रिएक्ट 16 से पहले सिर्फ क्लास ही यूज़ हुआ करती थी, लेकिन पीएचपी में क्लास और ऑब्जेक्ट बहुत हेल्पफुल है, जावास्क्रिप्ट में भी काफ़ी हेल्पफुल है, दोनों जगह पर यूज़ होते हैं। अब हम लोग समझेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करना है, कैसे उससे डेटा हमें रिट्रीव करना है। A class is a template for objects and an object is an instance of a class. Okay. Let's assume we have a class named fruit. A fruit can have properties like name, color, weight, etc. We can define variable like $name, $color and $weight to hold the value of these properties. So when the individual objects apple, banana, etc. are created, they inherit all the properties and behaviors from the class, but each object will have different value for the properties. So define a class. A class is defined by using the class keyword followed by the name of the class and a pair of curly braces. All its properties and methods go inside the curly braces. So below we declare a class named fruit consisting of two properties, which is name and color, and two methods, set name and get name, for setting and getting the name property. नोट करने वाली चीज़ क्या है? इन अ क्लास वेरिएबल्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस आर कॉल्ड मेथड्स। तो क्लास के केस में इनके नेम जो है वो पर बदल जाएंगे, लिखने का तरीका सेम वही रहेगा, वेरिएबल और फंक्शन, बट इनके नेम होते हैं वहाँ पर प्रॉपर्टीज एंड मेथड। सो डिफाइन ऑब्जेक्ट। Classes are nothing without object. We can create multiple objects from a class. Each object has all the properties and method defined in the class, but they will have different property value. Object of class are created using the new keyword. So in the example below, $apple and $banana are instance of class fruit. Check करते हैं, यहाँ इसको कलेप्स करेंगे और इस फाइल में आते हैं। तो देखिए क्लास को बनाने का तरीका क्या है। अगेन क्लास भी फंक्शन की तरह सेंसिटिव है। एक डॉक्यूमेंट में आप एक ही क्लास को क्रिएट कर सकते हैं सेम नाम से, ठीक है। मल्टीपल क्लासेस आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, फिर ये क्लैश करती हैं। तो हमने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट किया जिसका नेम है फ्रूट और उसको हमने दिया है 1। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी बनाई है पब्लिकली, ताकि कहीं पर भी एक्सेस किया जा सके। तो पब्लिक $नेम, पब्लिक $कलर। हमने यहाँ पर मेथड बनाया है जिसमें हमने लिखा है फंक्शन सेट अंडरस्कोर नेम, और इसमें हमने $नेम को बाइंड किया हुआ है, और हमने यहाँ पर लिखा दिस नेम इक्वल टू $नेम कॉल। इसी तरह से गेट नेम, और गेट नेम को हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरह से एक क्लास जो होती है वो क्रिएट होती है। अब हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो उस केस में आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये क्लास बन चुका है। ऑब्जेक्ट देखिए कुछ इस तरह से बनाते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर एप्पल इक्वल टू न्यू फ्रूट, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको डिफाइन कर दिया इस तरह से। इसी तरह से हमने लिखा है $बनाना और इक्वल टू हमने न्यू फ्रूट कॉल किया, $मैंगो इक्वल टू न्यू फ्रूट हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है। अब हम तीनों को डेटा साइन कर, हमने लिखा एप्पल सेट नेम, नेम जहाँ पर नेम लिखा था उसमें हमने बनाना पास किया, एप्पल पास किया, मैंगो पास किया। जब आप यहाँ पर इन तीनों को गेट करोगे, एप्पल, बनाना और मैंगो को, तो ये रिटर्न करेगा आपको इस फ्रूट का नेम, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। द नेम ऑफ द एप्पल इज एप्पल, द नेम ऑफ द बनाना इज बनाना, एंड द नेम ऑफ मैंगो इज मैंगो। सो इन द एग्जाम्पल above we had two
more methods to class fruit for setting and getting the name property. So next example, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नेम क्या है एप्पल, कलर क्या है रेड. तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक और बनाया सेट नेम गेट नेम सेट कलर गेट कलर. ठीक है, इस बार हम यहाँ पर बात करें कि भाई एप्पल जो हमने एक न्यू फ्रूट 2 से बनाया है, जी वापस फाइल में आते हैं. तो एप्पल जो हमारा न्यू फ्रूट 2 है, हमने यहाँ पर डिफाइन किया सेट नेम इज एप्पल, सेट कलर इज रेड, और जब आप इसके यहाँ फैच करेंगे एप्पल गेट नेम तो इसका नेम एप्पल रिटर्न आएगा, और कलर जब आप गेट करेंगे तो इसका कलर हमें रेड रिटर्न आएगा इस तरह से. तो ये इस तरह से काम करते हैं. बात करते हैं द डॉलर दिस कीवर्ड. ये जो हम लोग यहाँ डॉलर दिस लिख रहे हैं ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर. दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट एंड इज ओनली अवेलेबल इनसाइड मेथड्स. So look at the following example. Where can we change the value of dollar name property? So there are two ways. Inside the class by adding a set name method and use this keyword. Or second method क्या है, outside the class by directly changing the property value. तो नीचे आते हैं, हमने यहाँ पे लिखा class 4 और हमने public में define किया dollar name, और एप्पल में हमने जाके इक्वल टू कॉल कर दिया न्यू फ्रूट 4. तो क्लास को जब हम लोग कुछ डेटा असाइन करते हैं टेम्पलेट को तो वो बन जाता है ऑब्जेक्ट. तो इनसाइड वाले में हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पर जाके डिफाइन किया पब्लिक नेम, हमने मेथड डिफाइन किया सेट नेम, और हमने यहाँ पर जाके नेम सेट किया और इसको हमने एप्पल दिया, और एप्पल को जब हम लोगों ने फैच किया तो हमें इसका रिजल्ट मिल गया कि भाई एप्पल के अगेंस्ट आपने ये डिफाइन किया हुआ है एप्पल वैल्यू. अब हम बात करते हैं, ये हो गया आपका एक मेथड इनसाइड दी क्लास. नेक्स्ट क्या है आउटसाइड दी क्लास. अब आपकी ये क्लास है फ्रूट 6 पब्लिक नेम. इस बार हमने इसके अंदर ये मेथड सेट नहीं किया सेट नेम वाला, हम यहाँ पे लिख रहे हैं डॉलर एप्पल इक्वल टू न्यू फ्रूट 6, और हमने एप्पल में नेम प्रॉपर्टी ऐड की है और उसका नेम डिफाइन किया. जब हम लोग नेम को फैच करेंगे तो हमें इसका नेम अवेलेबल हो जाए. तो दोनों ही केस में हम लोग आउटपुट ले पा रहे हैं. एक में क्या है आउटसाइड द क्लास बाय डायरेक्टली चेंजिंग द प्रॉपर्टी वैल्यू, और इनसाइड वाले में क्या है बाय एडिंग द सेट नेम मेथड एंड यूज दिस. नेक्स्ट PHP इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड टू चेक इफ एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू ए स्पेसिफिक क्लास. तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, हमने डिफाइन किया डॉलर एप्पल इक्वल टू न्यू फ्रूट, और वेरिएबल अंडरस्कोर डम फंक्शन हम लोग चेक करें कि क्या ये इंस्टेंस है फ्रूट क्लास का जो एप्पल हमने यहाँ डिफाइन किया है. तो ये आपको यहाँ पर रिटर्न करेगा वुल वैल्यू इज ट्रू, यानी कि ये इस क्लास का पार्ट है. नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर हमें जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ने के लिए मिला था, वहाँ पर प्रॉपर कंस्ट्रक्टर लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पर आपको डिफाइन करना था कंस्ट्रक्ट ओनली फंक्शन. A constructor always use to initialize an object properties upon creation of the object. If you create a construct function, PHP will automatically call this function when you create an object from a class. Notice that the construct function start with 2 underscores. So यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल में आएंगे कंस्ट्रक्टर में. हमारे पास इस क्लास में दो प्रॉपर्टी है नेम एंड कलर. हमने यहाँ पर डिफाइन किया फंक्शन कंस्ट्रक्टर,
एक हमने डिफाइन किया गेट नेम, ठीक है। तो नेम वाले में हमने नेम को सेट करना है, गेट वाले की हेल्प से आप गेट करेंगे इसको। तो जब आप गेट करेंगे तो आपको यहाँ पर एप्पल रिटर्न आएगा। दूसरे एग्जांपल में हमने क्या करा कि हमें एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है, ठीक है, जैसे कि कलर। तो प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा होगा हमें अगर कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करें तो हमने करना पड़ता सेट नेम सेट कलर, गेट नेम गेट कलर। बट कंस्ट्रक्टर सेट करने से क्या होगा कि आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेट करा सकते हो, कोड आपका बहुत ही छोटा रहने वाला है। और जब आप यहाँ से गेट करेंगे कलर को, ठीक है, तो गेट नेम गेट कलर करना पड़ा है पहले, इसी तरह से सेट नेम सेट कलर करना पड़ा था। कंस्ट्रक्टर आपका ये कोड छोटा कर देगा इस तरह। इसी तरह से डिस्ट्रक्टर आता है जिसमें हम लोग ये गेट वाली प्रॉपर्टी को भी शॉर्ट में कंप्लीट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टर। तो यहाँ ये डिस्ट्रक्टर, और डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रक्टेड or the script is stopped or existed. So if you create a destruct function, PHP will automatically call this function at the end of the script. Notice that the destruct function start with 2 underscore like a constructor. The example below has a constructor function that is automatically called when you create an object from a class, and destruct function that is automatically called at the end of the script. देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ से ओपन करेंगे डिस्ट्रक्टर। अब की बार हम यहाँ पर देख रहे हैं हमने एक क्लास बनाया अगेन फ्रूट, दो प्रॉपर्टीज है नेम एंड कलर। कंस्ट्रक्टर में हमने नेम को पास किया, डिस्ट्रक्टर में हमने इसको लिख के इस तरह से नेम को फैच करा लिया। अब मान लीजिए कि मुझे कलर की और प्रॉपर्टी असाइन करनी, तो आप क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्टर में नेम कॉमा कलर, डिस्ट्रक्टर में आप देखिए दिस इज अ फ्रूट, तो जो भी आपका दिस फ्रूट इज आप जो यहाँ नीचे डिफाइन करेंगे एप्पल एंड द कलर इज रेड, और ये आपको स्टेटमेंट्स का यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द फ्रूट इज एप्पल एंड द कलर इज रेड। तो एज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर हेल्प्स रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कोड एंड दे आर वेरी यूजफुल। नेक्स्ट, access modifier. Properties and method can have access modifiers which control where they can be accessed. So there are 3 access modifier: public, protected and private. Public is default, so the property or method can be accessed from everywhere. This is a default, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। प्रोटेक्टेड, द प्रॉपर्टी और मेथड कैन बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास एंड बाय क्लास ड्रिव्ड फ्रॉम दैट क्लास। प्राइवेट, द प्रॉपर्टी और मेथड कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास। So in the following example we have added 3 different access modifier to 3 properties: name, color and weight. Here if you try to set the name property, it will work fine because the name property is public and can be accessed from everywhere. However, if you try to set the color or weight property, it will result in a fatal error because the color and weight property are protected and private. तो ट्राई करके देखेंगे इसको। नेम है एक्सेस मॉडिफायर। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लास अवेलेबल है जिसका नेम है फ्रूट। अनकमेंट करेंगे इसको, और नेम को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है पब्लिक, कलर को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है प्रोटेक्टेड, और इसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया है प्राइवेट। ठीक है, इस तरह से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जब लोग इसको चेक कर रहे हैं, मैंगो ये ओके है, प्रोटेक्टेड सेम क्लास में यूज हो रहा है तो ये भी आपका ओके है, बट वेट इसको हमने प्राइवेट कर दिया है तो ये बाहर एक्सेस नहीं हो सकता है। तो दोबारा ध्यान से देखिए, पब्लिक का क्या काम है, द प्रॉपर्टी और मेथड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एवरीवेयर। ठीक है, तो हम एक्सेस कर पा रहे हैं इजीली।
प्रोटेक्टेड की अगर बात की जाए, द प्रॉपर्टी और मेथड कैन बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास एंड बाय क्लास फ्रॉम दैट क्लास. प्राइवेट, द प्रॉपर्टी और मेथड कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास, और ये क्लास यहाँ पर ओवर होगी तो इसलिए बाहर एक्सेस नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाई आपको एरर क्रिएट कर रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल से देखेंगे अब. सो हमने यहाँ पर एक और क्लास बनाया जिसका नेम है फ्रूट वन, और तीन वेरिएबल हमने डिफाइन किया, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट. और ये तीनों वेरिएबल क्या, प्रॉपर्टी है, नेम, कलर एंड वेट. ये हमने डिफाइन किया सेट नेम $n, और हमने लिखा नेम इक्वल टू $n को असाइन कर दिया, दिस इज अ पब्लिक. दूसरा हमने बनाया सेट कलर, अ प्रोटेक्टेड फंक्शन, तो ये आपका प्रोटेक्टेड वाला पार्ट है, और ये आपका प्राइवेट है. यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं $mango इक्वल टू न्यू फ्रूट, और मैंगो नेम इक्वल टू हमने डिफाइन किया मैंगो, कलर हमने डिफाइन किया येलो, एंड वेट हमने डिफाइन किया 300. सो हियर एज यू कैन सी ये दोनों ही पार्ट आपको एरर थ्रो कर रहे हैं इस केस के अंदर. क्यों? क्योंकि अगर पब्लिक होता तो डेटा इसमें फैच होता, बट आपका एक प्रोटेक्टेड है और दूसरा क्या है, प्राइवेट. तो ये जो हमने डिफाइन किया है सेट कलर, तो ये आप किसी दूसरी क्लास में कॉल कर सकते हो क्योंकि आपने इसको प्रोटेक्ट कर दिया. अगर मैं इसके आगे से प्रोटेक्ट हटा दूँ तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उस केस में, ठीक है. बट ये अगर लगा रहेगा तो आपको एरर थ्रो करेगा. नेक्स्ट है इनहेरिटेंस. So what is inheritance? Inheritance in OOPS, when a class derives from another class, यानी कि मुझे क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूँ किसी दूसरी क्लास में. जैसे मेरे पास दो क्लास हैं, कार और गैराज, और मुझे उसको एक दूसरे में डालना हूँ, उस तरह से. तो चलिए इनहेरिटेंस का जो टॉपिक है, द चाइल्ड क्लास विल इनहेरिट ऑल द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज and methods from the parent class. In addition, it can have its own properties and methods. An inherited class is defined by using the extend keyword. So, let's look at an example. Inherit की फाइल ओपन करेंगे तो हमारे पास एक क्लास है फ्रूट. हमने यहाँ पर नेम और कलर डिफाइन किया है. कंस्ट्रक्टर हमने क्या डिफाइन किया जिसमें N स्टैंड फॉर नेम, C स्टैंड फॉर कलर, और हमने इसको बाइंड कर दिया इस तरह से. हमने यहाँ पर एक अपना मेथड सेट किया इसमें, गेट नेम, द फ्रूट इज दिस नेम एंड द कलर इज दिस कलर. तो जब आप यहाँ से न्यू फ्रूट करके कुछ डिफाइन करोगे तो वो डेटा यहाँ पर कॉल होगा. बट हम इस फ्रूट टेम्पलेट को पास कर रहे हैं क्लास स्ट्रॉबेरी के अंदर, ताकि इसकी जो भी हमने मेथड प्रॉपर्टी डिफाइन की वो यहाँ पर भी वर्क करे हमारे लिए. तो हमने लिखा क्लास स्ट्रॉबेरी एक्सटेंड करेगी अपने अंदर फ्रूट क्लास को. हमने यहाँ पर अगेन एक मेथड सेट किया, पब्लिक फंक्शन मैसेज एको आई एम अ फ्रूट और अ बेरी. एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कर रहे हैं. तो जब आपने फ्रूट को यहाँ पर कॉल करा दिया, एक्सटेंड करा दिया इसके अंदर, तो अब आप यहाँ नीचे जाके डिफाइन करेंगे स्ट्रॉबेरी इक्वल टू न्यू स्ट्रॉबेरी. ठीक है, जरूरी नहीं कि आप स्ट्रॉबेरी रखें, कुछ और भी नहीं रख सकते हैं. न्यू स्ट्रॉबेरी हम लोग इसलिए रखें क्योंकि क्लास ये है हमारी और इस फ्रूट इसके अंदर कॉल है. तो आप यहाँ पर जाके डिफाइन करेंगे फ्रूट का नेम और फ्रूट का कलर, तो ऑटोमेटिकली वो इस क्लास को चला जाएगा. आप यहाँ से प्रिंट करेंगे अपने मेथड को विच इज़ मैसेज, और यहाँ से आप गेट करेंगे इस मैसेज को. तो अब आपका एक क्वेश्चन बनेगा और दूसरा इसके अगेंस्ट में आंसर आएगा. तो आप यहाँ देख सकते हैं आई एम ए फ्रूट और अ बेरी, द फ्रूट इज स्ट्रॉबेरी एंड द कलर इज रेड. नेक्स्ट, this means that the strawberry class can use the public $name and $color properties and as well as the public constructor and getName methods from the fruit class because of inheritance. The strawberry class
also has its own method which is message, जो हमने यहाँ डिफाइन किया था. नेक्स्ट इनहेरिटेंस के ऊपर एक और देखें, PHP इनहेरिटेंस एंड द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, जो हमें एरर दे रहा था उसका आउटपुट देखेंगे. सो इन द प्रीवियस एक्सेस मॉडिफायर वी लर्न दैट प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज और मेथड कैन बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास एंड बाय क्लास ड्राइव फ्रॉम द क्लास. व्हाट डज दैट मीन? लेट्स लुक एट an example. So in the example, we see that if we try to call a protected method getName from outside the class, we will receive an error. Public methods will work fine. So let's look at another example. तो यहाँ पर हम इसको अनकमेंट करेंगे. ये हमारा सेकंड है. यहाँ पर हमने एक टेम्पलेट अपना बनाया क्लास का जिसका नेम है fruit1. अर्लियर हम लोग फ्रूट डिफाइन कर चुके हैं, इसका नेम है fruit1. और यहाँ पर हमने स्ट्रॉबेरी भी ऑलरेडी यूज़ किया, इसलिए इसका नेम है strawberry1 और इसका हम लोग fruit1 को एक्सपेंड कर रहे हैं. तो आप यहाँ देखेंगे गेट नेम जो हमने यहाँ डिफाइन किया है, ये आपका गेट नेम है. ये क्या है? प्रोटेक्टेड है. ठीक है. तो ये क्या कर रहा है? एरर थ्रो कर रहा है. बट जो मैसेज हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो क्या पब्लिक फॉर्म में है, तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है. सेव करेंगे, फाइल को ब्राउजर में प्रीव्यू करेंगे. ठीक है, ये चाहिए. सो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा प्रिंट हुआ, आई एम अ फ्रूट और अ बेरी, बट गेट नेम जो था वो प्रोटेक्टेड था, इसलिए वो यहाँ पर नीचे कॉल नहीं हुआ. नेक्स्ट, इसको कमेंट करेंगे, सेव करेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं. ये है fruit2, जिसमें हम लोग अगेन सेम यहाँ पर देख रहे हैं fruit2 के अंदर. तो इस एग्जांपल में हमने पब्लिक नेम और कलर को डिफाइन किया. एक हमने अपना यहाँ से कंस्ट्रक्टर मेथड बना लिया जिसमें नेम और कलर दोनों अवेलेबल है, और यहाँ से हम लोग गेट नेम को यूज़ कर रहे हैं. इस केस में आप यहाँ देखेंगे ये प्रोटेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पर हमने प्रोटेक्टेड रखा था. बट जब आप इसको यहाँ कॉल कराएंगे तो आपको यहाँ पे लिखना होगा दिस गेट नेम. आपका जो नेम है वो आपका वर्क करेगा. अब जब आप यहाँ लिखेंगे स्ट्रॉबेरी इक्वल टू न्यू स्ट्रॉबेरी, फ्रूट का नेम क्या है? स्ट्रॉबेरी, और कलर है उसका रेड, तो ये आपका ओके आएगा. और जब लोग मैसेज को प्रिंट करेंगे तो ये पार्ट भी हमारा ओके आएगा. और हेयर एज यू कैन सी दोनों ही मैसेज आपके सक्सेसफुली प्रिंट हो रहे हैं. So in the example above we see that all works fine. It is because we call the protected method getName from inside the drive class. तो previous example हमने बाहर कॉल किया था, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था, बट इस बार वो अंदर कॉल है तो वर्क कर रहा है आपका. नेक्स्ट, PHP overriding inherited method. So inherited methods can be overridden by redefining the method use the same name in the child class. So look at the example below. The constructor and getName methods in the child class strawberry3 will override the construct and getName methods in the parent class which is fruit3. तो ट्राई करेंगे इसके एग्जाम्पल को. यहाँ ये तो fruit3 is a class template. पब्लिकली हमने यहाँ पर नेम और कलर दो वेरिएबल दो प्रॉपर्टी डिफाइन की है. कंस्ट्रक्टर में हमने इसको पास किया. फंक्शन गेट नेम के अंदर आप इसको फैच करा लेंगे. हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया इसको स्ट्रॉबेरी के अंदर fruit3 क्लास को, जिसका नाम है fruit3. और यहाँ पर हमने पब्लिकली डिफाइन किया एक और नया वैल्यू विच इज़ वेट. तो जब भी आप किसी प्रीवियस क्लास को करंट क्लास में कॉल कराते हैं, एक्सटेंड कराते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कंस्ट्रक्टर रीडिक्लेयर करना होता है, और जो भी उस कंस्ट्रक्टर वैल्यू नेम कलर वो आपको रीडिफाइन करनी होती है इस तरह से. अब आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रूट इज स्ट्रॉबेरी एंड द कलर इज रेड एंड द वेट इज 1 kg. तो ये हमने अपना ऑब्जेक्ट बनाया न्यू स्ट्रॉबेरी3, क्योंकि हमारी क्लास का नेम स्ट्रॉबेरी3 है यहाँ पर. और हमने यहाँ पर इसको गेट नेम को फैच किया. जैसे गेट नेम जैसे फैच होगा
Next, the final keyword can be used to prevent class inheritance or to prevent methods overriding. So the following example shows how to prevent class inheritance. If you don't want to inherit your class, simply आप यहाँ पर put कर सकते हैं, ये हमने uncomment किया इस तरह से. तो पहले नंबर 4 का आउटपुट देखेंगे. तो यहाँ पे लिखा है क्लास स्ट्रॉबेरी 4 may not inherit from final class. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने क्या लिख दिया इस क्लास के आगे, फाइनल. तो जब हम किसी क्लास के आगे फाइनल लिख देते हैं तो वो किसी दूसरी क्लास में एक्सटेंड नहीं हो सकती है. तो इस तरह से आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो. इसी तरह से द फॉलोइंग एग्जांपल शोज हाउ टू प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग. तो आप मेथड के साथ भी कुछ इस तरह का कर सकते हो. तो हमने यहाँ पर मेथड जो है उसके आगे लिख दिया जाके फाइनल. तो फाइनल मेथड जो है अब वो दूसरे में कॉल नहीं होगा. तो आप देख सकते कैन नॉट ओवरराइड फाइनल मेथड फ्रूट 5. ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें बेसिकली वर्क करेंगी आपके लिए. सो जावास्क्रिप्ट में इस सील्ड इज फ्रोजन इस तरह से इसके नाम होते हैं. यहाँ पर ये इस तरह से काम करता है इन PHP. नेक्स्ट, कांस्टेंट. Class constant can be useful if you need to define some constant data within a class. A class constant is declared inside a class with the constant keyword. A constant cannot be changed once it is declared. So class constants are case sensitive. However, it is recommended to name the constant in all uppercase letter. So we can access a constant from outside the class by using the class name followed by the scope resolution operator इस तरह से, followed by the constant name like here. So for this example, open your file constant और यहाँ पर आप देखेंगे हमने क्लास बनाया है which is goodbye और constant मैसेज में यहाँ पे लिखा leaving underscore message. This is my constant. थैंक यू फॉर विजिटिंग अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन. और एको किया हमने गुड बाय क्लास को और उसमें हम लोग दिख रहे हैं लीविंग मैसेज. तो लीविंग मैसेज जो आपने यहाँ लिखा है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा. तो आप यहाँ देख सकते हैं थैंक यू फॉर विजिटिंग इस तरह से. नेक्स्ट, और वी कैन एक्सेस अ कांस्टेंट फ्रॉम इनसाइड द क्लास बाय यूजिंग द कोड सेल्फ. ठीक है, फॉलोड बाय द कांस्टेंट नेम लाइक हियर. सो यहाँ हमने बनाया न्यू गुड बाय क्योंकि गुड बाय के नाम से एक और है. हमने लिखा लीविंग मैसेज थैंक यू फॉर योर विजिटिंग अगेन. हमने यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन बनाया बाय बाय और हमने एको लिखा, यहाँ पर लिखा सेल्फ और यहाँ से लीविंग मैसेज को प्रिंट कराना है. गुड बाय इक्वल टू न्यू गुड बाय और गुड बाय में आप डाल देंगे बाय बाय फंक्शन को और अब आपका डेटा काम कर जाएगा. तो ये भी देखिए लिखा है थैंक यू फॉर विजिटिंग अगेन अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन. PHP में constant. Next, abstract classes किस तरह से काम करती हैं. What are the abstract class and methods? Abstract class and methods are when the parent class has a name method but need the child class to fill out the task. An abstract class is a class that contains at least one abstract method. An abstract method is a method that is declared but not implemented in the code. An abstract class or method is defined with abstract कीवर्ड. सो हमने यहाँ पर डिफाइन किया एब्स्ट्रैक्ट बिफोर क्लास कीवर्ड और क्लास नेम है यहाँ पर पेरेंट क्लास कर्ली ब्रेसेस. हमने यहाँ पर अपना
मेथड डिफाइन किया है एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक फंक्शन जिसका नेम है डू समथिंग। सेकंड हमारे पास फंक्शन है अनदर फंक्शन जिसमें हमने एक आर्गुमेंट भी पास किया हुआ है। थर्ड हमारे पास है येट अनदर फंक्शन। So when inheriting from an abstract class, the child class method must be defined with the same name and the same or a less restricted areas restricted access modifier. So if the abstract method is defined as protected, the child class method must be defined as either protected or public but not private. Also, the type and number of required arguments must be the same. However, the child class may have optional arguments in addition. So, when the child class is inherited from an abstract class, we have the following rules. The child class method must be defined with the same name and it redeclares the parent abstract method. The child class method must be defined with the same name or a less restricted access modifier. The number of required arguments must be the same. However, the child class may have optional argument in addition. So let's look at an example और हम यहाँ पर जाके डिफाइन कर रहे हैं अपना एग्जाम्पल इस तरह से। तो यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है जिसका नेम है कार, बट हमने यहाँ पर एक कीवर्ड बिफोर क्लास एट्रीब्यूट डिफाइन किया है विच इज एब्स्ट्रैक्ट। हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी सेट की है नेम और पब्लिक फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया कंस्ट्रक्टर में हमने नेम को मैप किया इस तरह से और एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं पब्लिक फंक्शन इंट्रो, ठीक है, और इसका टाइप है स्ट्रिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं क्लास ऑडी और बोल रहे हैं कि कार को ही अपने अंदर एक्सटेंड करें और पब्लिक फंक्शन इंट्रो में हम लोग यहाँ जाके लिख रहे हैं चूज जर्मन क्वालिटी इट्स एन BMW, सॉरी ऑडी। नेक्स्ट है वॉल्वो, ठीक है, प्राउड टू बी एन स्वीडिश और यहाँ पर आपका आई एम वॉल्वो। इसी तरह से सिट्रोन फ्रेंच एक्स्ट्रावेगेंस और ये आपकी इस वाली कार का नेम आ जाएगा सिट्रोन। सो क्या करना है, हमने लिखा है यहाँ पर ऑडी इक्वल टू न्यू ऑडी स्पेस हमने आपके यहाँ पर डिफाइन करेंगे कार का नेम और हम लोग ऑडी में इंट्रो को पास कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह से वॉल्वो के लिए हमने डिफाइन करना है, वॉल्वो का प्रिंट करा लेंगे, सिट्रोन को डिफाइन करना है और आप यहाँ सिट्रोन को डिफाइन कर लेंगे। सो एग्जाम्पल एक्सप्लेन पर आते हैं। द ऑडी वॉल्वो एंड सिट्रोन क्लासेस आर इनहेरिटेड फ्रॉम द कार क्लास। दिस मीन दैट द ऑडी Volvo and Citroen classes can use the public name property as well as the public constructor method from the car class because of inheritance. So, but intro has an abstract method that should be defined in all the classes and they should return a string. Next, PHP more abstract classes. Let's look at another example where the abstract method has an argument. So यहाँ पर हमने डिफाइन किया अपना एक और abstract क्लास का नेम है पेरेंट क्लास, abstract protected function, prefix नेम हमने यहाँ पर रखा है नेम। एक क्लास हमने यहाँ डिफाइन की चाइल्ड क्लास, एक्सटेंड कर रहे हैं उसको पेरेंट क्लास में और पब्लिक फंक्शन प्रीफिक्स नेम में हम लोग यहाँ पर एक पैरामीटर सेट कर लेते हैं नेम। तो ये हमारा क्या हो गया मेथड। हमने यहाँ पे लिखा इफ नेम टू टाइम इक्वल टू अगर तुषार तो उसका मिस्टर लगा दो प्रीफिक्स, अगर नेम टू टाइम इक्वल टू तुषार तो उसका मिसेस लगा दो और बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रखो। सो रिटर्न माय नेम प्रीफिक्स नेम। सो जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यू चाइल्ड क्लास और उसमें प्रीफिक्स से पास किया तुषार, यहाँ हमने पास किया तुषार, तो आप यहाँ देख सकते हैं माय नेम इज मिस्टर तुषार, माय नेम इज मिस तुषार, ये हमें रिटर्न आ रहा है इस केस में, ठीक है। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या है कि जो भी मैं नेम यहाँ लिख रहा हूँ उसके आगे वो लगा के देगा। सो आप यहाँ देख सकते हैं न्यू चाइल्ड क्लास, हमने क्लास यहाँ डिफाइन की, हमने प्रीफिक्स
में तुषार को कॉल किया और दूसरे वाले में तुषार को कॉल किया. So let's look at another example where the abstract method has an argument and the child class has two optional arguments that are not defined in the parents abstract method. तो इसके लिए मैंने एक लिंक यहाँ डिफाइन करके रखा हुआ है. आप यहाँ जाएंगे डियर मिस्टर तुषार एंड डियर मिस तुषार, और इसका कोड आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, बट इन PHP आप इस कोड को फाइंड कर सकते हो. ये देखिए इस तरह से. इसके बाद इसमें ऑप्शन आता है इंटरफेस. What are interfaces? Interfaces allow you to specify what methods a class should implement. Interface makes it easy to use a variety of different classes. In the same way, when one or more classes use the same interface, it is referred to as polymorphism. So interfaces are declared with the interface keyword. So आपको क्लास में इंटरफेस लिखना होगा. इसके लिए इस तरह से तो यहाँ पर रखें इंटरफेस, क्लास कीवर्ड, क्लास का नेम, पब्लिक फंक्शन जो भी आप यहाँ रखना चाहें जिसको बोलते हैं मेथड, अनदर मेथड, येट अनदर मेथड. So interface versus abstract class. What is the difference between interface are similar to abstract class? The difference between interface and abstract classes are interface cannot have properties while abstract class can. All interface method must be public while abstract class methods is public or protected. All methods in an interface are abstract, so they cannot be implemented in code and the abstract keyword is not necessary. Classes can implement an interface while inheriting from another class at the same time. So PHP using interface. To implement an interface, a class must use the implements keyword. A class that implements an interface must implement all of the interface methods. So interface हम लोग यहाँ पे कुछ define कर रहे हैं. इधर आइए नीचे, हमने एक interface बनाया animal और हम लोग यहाँ पर एक पब्लिक मेथड अपना बना रहे हैं मेक साउंड. सो जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया क्लास कैट, हम उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एनिमल को. तो पब्लिक मेथड हमने बनाया मेक साउंड और हमने यहाँ पर लिखा उसको वैल्यूज़ की क्या है, कैट की म्याऊ. ठीक है, तो कैट एनिमल जो है वो साउंड क्या बनाता है, म्याऊ की साउंड करता है. तो हमने लिखा एनिमल इक्वल टू न्यू कैट और हमने मेक साउंड को कॉल किया उसके अंदर. तो मेक साउंड में रिटर्न आपको आएगा म्याऊ. So from the example above, let's say that we would like to write software which manage a group of animal. So there are actions that all of the animals can do, but each animal does it in its own way. So using interface, we can write some code which can work for all the animals even if each animal behave differently. So यहाँ पर हमने एक फाइल बनाई है interface.php के नाम से. तो आप यहाँ देखेंगे कैट है तो म्यू की आवाज़ करती है, डॉग है तो वूफ की आवाज़ करता है, गिलहरी है तो स्क्विक की आवाज़ करती है. तो ट्राई करके देखेंगे interface.php. तो अगेन आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा इंटरफेस हुआ. कैट में हमने इम्प्लीमेंट किया इसको तो म्यू की आवाज़ निकाली हमने, डॉग में इम्प्लीमेंट किया वूफ की आवाज़ निकाली, माउस में हमने इंटीग्रेट किया तो स्क्विक की आवाज़ निकाली हमने. सो कैट इक्वल टू न्यू कैट, डॉग इक्वल टू न्यू डॉग, माउस इक्वल टू न्यू माउस और एनिमल्स को हमने एरे में पास किया कैट डॉग माउस और फॉर ईच लूप चला के हमने उसको प्रिंट कर दिया. तो तीनों हमारे यहाँ पर तीनों का बिहेवियर प्रिंट में हो रहा है. नेक्स्ट आता है इसमें ट्राइड्स. What are traits? PHP only supports single inheritance. A child class can inherit only from one single parent. So what if a class needs to inherit multiple behavior? So oops, trait solve this problem. So traits are
Used to declare method that can be used in multiple classes. Threads have can have method and subtract method that can be used in multiple classes, and the method can have any access modifier, public, private और protected. सो सिंटैक्स क्या रहेगा, ट्रेट और ट्रेट का नेम जो भी आप लिखना चाहें. टू यूज ट्रेट इन क्लास यूज दी यूज कीवर्ड. तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से, क्लास, क्लास का नेम और ट्रेट का यूज कीवर्ड का यूज करके ट्रेट का नेम आप यहाँ डिफाइन करेंगे. सो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल. तो एग्जांपल पर हम लोग आते हैं. यहाँ पर हमने एक बनाया अपना ट्रेट है हमारा मैसेज वन. हमने पब्लिक फंक्शन डिफाइन किया है अपना, तो ये जो कि हो गया मेथड, और हमने लिखा दिस इज मैसेज वन. हमने क्लास बनाया वेलकम, यूज़ करेंगे उसके अंदर मैसेज वन ट्रेट को, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू वेलकम, और इसमें मैसेज वन को हमने पास कर दिया इसमें. तो क्या होगा, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा जो कि है लेट्स दिस इज मैसेज वन. ये रिटर्न हो रहा है यहाँ पर. So here we declare on thread message one, then we create a class welcome. The class uses the threads and all the methods in the thread will be available in the class. If other classes need to use the message one function, simply use the message one thread in those classes. This reduces code duplication because there is no need to re-declare the same method over and over again. Next, बात करते हैं मल्टीपल ट्रेड्स की. सो लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल, मल्टीपल ट्रेड्स. तो यहाँ आप देखेंगे ट्रेड मैसेज वन, और हमने पर डिफाइन किया दिस इज अ मैसेज वन. फिर हमने टू डिफाइन किया दिस इज अनदर मैसेज. क्लास हमने डिफाइन किया, हमने बोला यूज़ करो मैसेज वन. क्लास हमने डिफाइन किया वेलकम टू, और हम कह रहे हैं उसमें यूज़ कर लो वन और टू दोनों को. तो आप देख सकते हैं अगर आपने एक को कॉल करना है एक कॉल करा सकते हैं, अगर आपने उसी को रीयूज़ करके दूसरे में डालना है दोनों में चला सकते हैं. तो देखो वेलकम वन में मैसेज वन चल रहा है, वेलकम टू में मैसेज वन और मैसेज टू दोनों काम कर रहे हैं आपके. दिस इज मैसेज वन, दिस इज मैसेज वन एंड दिस इज अनदर मैसेज. सो here we declare two traits message one and message two, then we create two classes welcome one and welcome two. The first class welcome one use the message one trait and the second class welcome to use both message one and message two trait. So multiple trait are separated by comma. आपको बस यहाँ पर comma लगा के define करते जाना है और एक क्लास में आप multiple पास कर सकते हो. इसके बाद हमें मिलता है इसमें static method. Static method can be called directly without creating an instance of the class first. The static methods are declared with the static keyword. So class का name, public static function static method and echo करेंगे hello world. To access a static method, use the class name, double colon and the method name. जब आप इसको यहाँ पर फैच करेंगे तो आप लिखेंगे क्लास का नेम और यहाँ पर आप लिखेंगे अपना स्टैटिक मेथड. सो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल. हम यहाँ पर लिख रहे हैं वेलकम टू पीएचपी. तो यहाँ आते हैं इस स्टैटिक पर मेथड में और यहाँ देखें आप, तो हमने यहाँ पर एक क्लास डिफाइन किया है ग्रीटिंग, और यहाँ हमने लिखा है पब्लिक स्टैटिक फंक्शन वेलकम और एको कर रहे हैं यहाँ से वेलकम टू पीएचपी. तो जब आप प्रिंट करेंगे, अब आपको यहाँ पे ये नहीं लिखना कि डॉलर ग्रीटिंग इक्वल टू न्यू ग्रीटिंग और उसके अंदर फिर आप जाके अपना मैसेज लिखेंगे. आप सीधे लिखेंगे ग्रीटिंग क्लास और यहाँ से ड्यूल कॉलन का यूज़ करके वेलकम मेथड को डायरेक्टली आप प्रिंट करा दोगे और आपका डायरेक्टली रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा. So here we declare a static method welcome, then we call the static method by using the class name double colon and the method name without creating an instance of the class first. More on static method. A class can have both static and non-static method. A static method can be accessed from a method in the same class using the self keyword and double colon. तो दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ देखते हैं. इसमें हमारे पास दो डिफरेंट मेथड अवेलेबल है. वन इज वेलकम वन एंड अदर इज कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर मैंने वेलकम वन को पास किया. अब आप न्यू ग्रीटिंग टू को लिखेंगे डायरेक्टली
तो आपको इस तरह से नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमने कॉल करा दिया कंस्ट्रक्टर में और इसको हम लोग यहाँ पर फैच कर लेंगे डायरेक्टली। तो ये आपका वेलकम टू पीएचपी डायरेक्टली वर्क कर जाएगा आपके लिए। तो सेल्फ की हेल्प से काम करेंगे। नेक्स्ट, static method can also be called from methods in other class. To do this, the static method should be public. So यहाँ हम देख रहे हैं हेलो वर्ड हमें रिटर्न आ रहा है, तो हमने बनाया क्लास ए पब्लिक स्टैटिक फंक्शन वेलकम हेलो वर्ड, क्लास बी पब्लिक फंक्शन मैसेज ए में हमने वेलकम को कॉल कराया, ऑब्जेक्ट लिखेंगे न्यू बी, हमने क्लास और यहाँ पर हमने जब ऑब्जेक्ट के मैसेज मेथड को प्रिंट किया तो आपको यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा इसके अंदर हेलो वर्ड, जो कि हमने ए में डिफाइन किया था और बी के अंदर आप फैच कर पा रहे हो। To call a static method from a child class, so use the parent keyword inside the child class. So here is the static method can be public or protected. So आप यहाँ देखेंगे domain public protected static function get website name। दूसरा हमने है क्लास डोमेन अरीना और उसके अंदर एक्सटेंड किया हमने डोमेन को, हम यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे डॉलर वेबसाइट नेम, ये हमारी प्रॉपर्टी होगी इसमें, और मेथड हमने कंस्ट्रक्टर में कॉल करा दिया है यहाँ पर वेबसाइट नेम इक्वल टू पेरेंट, और इसमें हमें गेट वेबसाइट नेम को मेथड को कॉल करना है। तो जहाँ डोमेन नेम इक्वल टू न्यू डोमेन अरीना यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा क्लास का नेम है। तो जब वेबसाइट नेम आप इसमें से गेट करेंगे तो आपको रिटर्न आएगा arenaanimationindia.com। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं स्टैटिक मेथड को। मेथड के बाद आपकी इसमें आती है स्टैटिक प्रॉपर्टीज़। Static properties can be called directly without creating an instance of a class. Static properties are declared with the static keyword. तो ये हमारी जैसे आप देख सकते हैं स्टैटिक प्रॉपर्टी है पब्लिक स्टैटिक प्रॉपर्टी का नेम है अरीना एनिमेशन। टू एक्सेस अ स्टैटिक प्रॉपर्टी यूज द क्लास नेम डबल कॉलन एंड द प्रॉपर्टी नेम। सो आप लिखेंगे क्लास का नेम और स्टैटिक प्रॉपर्टी का नेम जो भी वेरिएबल आपने बनाया है। सो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं पाई की वैल्यू 3.14159 समथिंग कुछ होती है, तो हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया हुआ है। नीचे आइए, हमने लिखा हुआ क्लास पाई पब्लिक स्टैटिक वैल्यू इज 3.14159, और आप देख सकते हैं पाई से हमने डायरेक्ट वैल्यू को जब मेथड को हमने यहाँ पर चलाया तो प्रॉपर्टी वाली काम कर रही है। So here we declare a static property value, then we echo the value of the static property by using the class name double colon and the property name without creating a class first. Next, PHP more on static properties. A class can have both static and non-static properties. A static property can be accessed from a method in the class using the self keyword and double colon. So as you can see, ये है हमारी प्रॉपर्टी स्टैटिक विच इज़ वैल्यू, एंड हमने एक मेथड यहाँ पर बनाया स्टैटिक वैल्यू और उसके अंदर हमने इसको कॉल कर दिया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे पाई, यहाँ पर अपना क्लास का नेम न्यू पाई वैल्यू, और एको करेंगे हम लोग पाई के अंदर से स्टैटिक वैल्यू, तो हमें जो हमने वैल्यू यहाँ डिफाइन की वो हमें रिटर्न आ जाएगी इसकी। इसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे, टू कॉल अ स्टैटिक प्रॉपर्टी फ्रॉम अ चाइल्ड, तो आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे अपना पाई वैल्यू 2, ये हमने डिफाइन किया एक्स क्लास के अंदर हमने पाई वैल्यू 2 को एक्सटेंड किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट 3.14 है। तो ऐसे भी लिखकर हम लोग चला सकते हैं और ऐसे भी लिखकर हम लोग चला सकते हैं, दोनों ही तरह से एक्सेप्टेबल है। सो गेट वैल्यू ऑफ स्टैटिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली वाया चाइल्ड क्लास एंड गेट वैल्यू ऑफ स्टैटिक प्रॉपर्टी वाया स्टैटिक मेथड। Namespace. Namespaces are qualifiers that solve two different problems. They allow for better organization by grouping class that work together to perform a task. They allow the same name to be used for more than one class. तो यहाँ पर for example you may have a set of classes which describe an HTML table such as table, row and cell, while also having another set of classes to describe furniture such as table, chair and bed. So namespaces
classes can be used to organize the classes into two different groups while also preventing the two classes tables and table from being mixed up. So declaring a namespace are declared at the beginning of a file using a namespace keyword like this. तो सबसे टॉप में डिफाइन करना namespace, जिसमें डिफाइन किया HTML. Namespace declaration must be the first thing in the PHP file. अगर आप HTML मिक्स करके काम करें तो डॉक टाइप से ऊपर डिफाइन करेंगे हम इसको. नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिफाइन किया एको अरीना एनिमेशन और नेम स्पेस हमने यहाँ पर डिफाइन किया इस तरह से HTML. सो कांस्टेंट क्लासेस एंड फंक्शंस डिक्लेयर्ड इन दिस फाइल विल बिलोंग टू द HTML नेम स्पेस. हमारे पास एक फाइल है नेम स्पेस example1. इस फाइल में हम लोग आएंगे और यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया नेम स्पेस HTML. हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया जिसका नेम है टेबल. हमने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी डिफाइन की है, सो 2 प्रॉपर्टी डिफाइन की है. पब्लिक टाइटल इक्वल टू ब्लैंक एंड पब्लिक नंबर रोज जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या है 0. एक हमने मेथड सेट किया है यहाँ पर मैसेज और हमने यहाँ पे लिखा है टेबल दिस डॉट टाइटल एंड दिस डॉट नंबर ऑफ रोज. और हम यहाँ नीचे जाके लिख रहे हैं टेबल इक्वल टू न्यू टेबल. टेबल में हम लोग टाइटल इक्वल टू डिफाइन करें, टाइटल की वैल्यू है माई टेबल एंड रोज जो है नंबर ऑफ वो है 5. और जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट रिटर्न आएगा माई टेबल एंड 5. ठीक है, टेबल माई टेबल हैज 5 rows. For future organization, it is possible to have nested namespace. So declare a namespace called HTML inside a namespace called code. इस तरह से namespace code \HTML. So using namespaces, any code that follows a namespace declaration is operating inside the namespace. So classes that belong to the namespace can be instant without any qualifiers. To access class from outside a namespace, the class need to have the namespace attached to it. So when many classes for the same namespace are being used at the same time, it is easier to use the namespace keyword. तो जैसे कि हमारे पास दूसरा फाइल है namespace 2. सो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं टेबल माई टेबल हैज़ 5 rows एंड द रो हैज़ 3 cells. तो चेक करके देखेंगे यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल. तो नेम स्पेस HTML इंक्लूड करें हम लोग इसमें HTML.php फाइल. इसमें यहाँ पर आप देखेंगे हमने पूरा टेम्पलेट बना के हमने रखा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी हमने डेटा सेट नहीं किया कि कितना डेटा है क्या डेटा है. इसके अंदर डेटा डायनामिकली हम लोग कहाँ डालेंगे HTML के अंदर, यहाँ पर. ये जो हमारी नंबर 2 वाली फाइल है तो हमने इंक्लूड किया यहाँ पर HTML.php और यहाँ हम लोग जाकर डिफाइन कर रहे हैं टेबल इक्वल टू न्यू टेबल और माई टेबल 5 rows. फिर हमने डिफाइन किया न्यू रो और न्यू रो के अंदर हमने डिफाइन किया नंबर ऑफ सेल्स 3. और जब आप इसको यहाँ पर प्रिंट कराएंगे टेबल मैसेज रो मैसेज, तो टेबल मैसेज रो मैसेज कहाँ से है इस वाली फाइल से. अगर आप HTML.php फाइल को ध्यान से देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं. तो ये टेबल का मैसेज मेथड है, ये रो का मैसेज मेथड है. तो आपका डेटा इंटरफेस से उसके अंदर ऐड हो चुका है. चलिए, तो इसका रिटर्न है रिजल्ट. नेक्स्ट, इसी तरह से नेम स्पेस अलाइज. इट कैन बी यूजफुल टू गिव अ नेम स्पेस और क्लास एन अलाइज टू मेक इट इजियर टू राइट. दिस इज डन विद द यूज कीवर्ड. सो गिव अ नेम स्पेस एन अलाइज. तो यहाँ आएंगे, इसके लिए हमने अपनी फाइल को कॉल किया, हमने लिखा है यूज HTML एज h. ठीक है, तो रिएक्ट जो पढ़ के आए हैं जैसे कि इसमें है निशान, तो निशान ने देखा होगा जब हम लोग राउटर को कॉल करते हैं ब्राउज़र राउटर एज राउट्स इस तरह से करके जब लोग लिखते हैं रिएक्ट में, तो ये वही सेम चीज़ है एज. तो HTML में इतना बड़ा नहीं लिखना चाहता, मैं लिखना चाहता हूँ ओनली h. तो हमने लिखा यहाँ पर इसका नेम चेंज करके टेबल इक्वल टू न्यू h और उसके अंदर टेबल को हमने यहाँ पर कॉल कराया मेथड अपना. और यहाँ से हमने लिखा टाइटल माई टेबल नंबर ऑफ रोज है 5. और जब आप यहाँ मैसेज को प्रिंट करेंगे आप एक्सपीरियंस करेंगे इसका रिजल्ट माई टेबल हैज़ 5 rows. नेक्स्ट, इसी तरह से गिव अ क्लास एनालाइज. हम क्लास को भी अलाइज दे सकते हैं. तो इसके लिए हम लोग नंबर 4 में आएंगे. हमने लिखा यूज HTML टेबल एज T. अब टेबल जो हमें पूरा लिखना होता है वो T बन गया खाली.
सपोज कितना रखना चाहते हैं वो असाइन करके उसको प्रिंट। तो मतलब कहने का ये कि जो आपने नाम रखा हुआ है, अगर वो नाम आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है मल्टीपल टाइम यूज़ करने में, तो आप उसको किसी और नाम से डिफाइन कर सकते हो, एक्सेप्टेबल है, चल जाता है। तो ये थे आपके नेम स्पेसेस। और लास्ट टॉपिक है आपका इसमें इटरेबल्स। So what is an iterable? An iterable is any value which can be looped through with a for each loop, जिसको लोग बार बार चला सकते हो, iterate कर सकते हो। The iterable pseudo type was introduced in PHP 7.1 and it can be used as a data type for function arguments and function return value. So PHP using iterables. The iterable keyword can be used as a data type of a function argument or as the return type of a function. So use an iterable function argument जैसे कि ABC हम लोग यहाँ देख रहे हैं and return an iterable ABC। तो यहाँ पर हम कोड पर एक नज़र डालेंगे, इसके लिए iterable में आएंगे। यहाँ पर देखिए हमने एक फंक्शन बनाया print iterable और iterable my iterable हमने यहाँ पर एक सेट किया। हमने लिखा फॉर ईच माई iterable एज आइटम, एको करा हमने आइटम को, और जितनी बार भी ये फॉर ईच लूप चलेगा उसमें आइटम के बाद में BR ऐड होता रहे। किसके ऊपर हम ये चलाना चाह रहे हैं? हम अपने एरे के ऊपर चलाना चाह रहे हैं। एरे के अंदर 3 वैल्यू है ABC। प्रिंट इटरेबल फंक्शन के अंदर हमने एरे को पास किया, वो डेटा ऑटोमेटिकली इटरेट हो गया, लूप हो गया आपका। इसी तरह से हमने यहाँ पर डिफरेंट तरीके से इसको चलाया। हमने बनाया फंक्शन गेट इटरेबल। इटरेबल इसका हमने टाइप रखा है, हमने यहाँ पर जाकर रिटर्न करा ABC। अब हम लोग अपना एक वेरिएबल बना रहे हैं माई इटरेबल और उसमें गेट इटरेबल फंक्शन हमने कॉल किया। फॉर ईच के अंदर हम लोग माई इटरेबल को चलाएंगे और यहाँ पर आप इसका भी आउटपुट सेम इस तरह से, तो वाइस वर्सा कैसे भी आप इसको चला सकते हो। सो बात करते हैं क्रिएटिंग इटरेबल्स। सो एरे, all arrays are iterables, so any array can be used as an argument of a function that requires an iterable. Iterators, any object that implements the iterator interface can be used as an argument of a function that requires an iterable. An iterator contains a list of items that provides methods to loop through them. It keeps a pointer to one of the elements in the list. Each item in the list should have a key which can be used to find the item. An iterator must have these methods जैसे कि current methods returns the element that the pointer is currently pointing to. It can be any kind of data type. Key returns the key associated with the current element in the list. It can only be an integer, float, boolean or a string. Next method moves the pointer to the next element in the list. Rewind moves the pointer to the first element in the list. Valid, it is the internal pointer is not pointing to any element. For example, if next was called at the end of the list, this should return false. It return true if any other case. So implement the iterator interface and use it as an iterable. तो ये हमारे पास फाइल अवेलेबल है जिसमें हमने लिखा है ABC और इस फाइल को हम यहाँ पर रन करेंगे iterable interface. So in this file आप यहाँ देखेंगे क्लास का नेम है my iterator और इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं iterator। हमने यहाँ पर प्राइवेट अपना बनाया आइटम्स, आइटम के अंदर जो डेटा आएगा वो एरे फॉर्म में रहेगा, और प्राइवेट हमने रखा है पॉइंटर जिसकी वैल्यू डिफॉल्ट रहेगी 0। फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया अपना जिसको बोलते हैं मेथड, जिसमें कंस्ट्रक्टर में हमने आइटम्स को कॉल किया और हमने आइटम के अंदर एरे अंडरस्कोर वैल्यू को यहाँ पर आइटम में पास किया। सो फंक्शन क्या है हमारे पास करंट, ठीक है, फंक्शन हमारे पास की, फंक्शन हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है, फंक्शन है रिवाइंड, फंक्शन है हमारे पास वैलिड। तो हम एक ही उस पर सारे अलग अलग मेथड्स चला के देखें किससे क्या आउटपुट में निकल के आता है। तो यहाँ पर हमने बनाया फंक्शन प्रिंट इटरेबल, इटरेबल माई इटरेबल फॉर ईच माई इटरेबल एज आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इटरेटर इक्वल टू न्यू
माई डेटा ABC प्रिंटेड टेबल में डेटा को आप कॉल करेंगे तो ये डेटा आपको ABC इस तरह से रिटर्न आएगा। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्लास जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तब हम लोग आगे आपका ऑप्शन देखेंगे MySQL डेटाबेस और एजेक्स। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। और निशांत, निशांत है, हाँ है निशांत, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था जो आउल क्राउजल जी वाला सर। था, तो अगर चाहोगे तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ सर, मेरे को बता देना, मैंने आपको स्किप करके बाकी का करना। ठीक है, तो बाकी लोग लेफ्ट थैंक कर यू। सकते